गरीब सास बहू का लीची का घर, सामान और साड़ी। माँ जी अच्छे से सोच लीजिए, ये हमारे पास एक आखिरी जादुई लीची बची है। अगर ये लीची भी बर्बाद हो गई तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। ये हमारे पास आखिरी मौका है अपनी जिंदगी को सुधारने का। बहुओं, इस लीची के घर में इतनी ठंडक है, फिर भी तुम्हारी बातें सुनकर पसीने आ रहे हैं। डरा क्यों रही हो? माँ, सोचा आपने? हाँ, मैंने सोच लिया। तभी सास उस आखिरी जादुई लीची को लेकर एक ऐसा मंत्र बोलती है जिसके बोलने से एक जादुई रोशनी में उनका कहा पूरा हो जाता है। लेकिन वो क्या था, ये जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना होगा। साथ ही उन्हें जादुई लीची कैसे मिली, आइए जानते हैं। कुछ महीने पहले तीनों सास बहू और उसके बेटे झोपड़ी में रह रहे थे, गर्मी से बेहाल, बिना लाइट के पंखा करते हुए। एक तो ये गर्मी, ऊपर से लाइट भी गई। बाप रे माँ जी, बिना लाइट पंखे के तो खाना भी नहीं खाया जा रहा। मैं तुझे क्या बोलूं, खुद मेरा हाल भी यही है। बिना लाइट के इस गर्म झोपड़ी में रहने से अच्छा है हम तीनों बाहर एक पेड़ के नीचे ही बैठ जाएं। कम से कम उस छांव में तो ठंडक होगी। ऐसा कुछ नहीं है जी, बाहर भी गर्म हवा चल रही है। फिर भी गर्मी में तो रह नहीं सकते, पसीने आ रहे हैं। ये कहकर तीनों भाई घर से बाहर चले जाते हैं। तभी गली में लीची बेचने वाला आता है कि उसकी आवाज से तीनों बहुएं सास भी बाहर आती हैं। लीची ले लो, लीची, खट्टी मीठी रसीली लीची ले लो। एक बार खाओगे तो फिर से आओगे। लीची ले लो। माँ जी लीची खाने का मन कर रहा है। अरे क्या 2 साल के बच्चे की तरह लीची लीची कर रही है? पैसे कहाँ है मुझ पे? गर्मी के सीजन में तो मेरा भी लीची खाने का मन कर रहा है। मेरा भी माँ जी। बेचारे इतने गरीब हैं कि लीची को सिर्फ देख सकते हैं, उसे खा नहीं सकते, पैसे जो नहीं है। लेकिन भैया मैं तो अमीर हूँ, जरा मुझे 2 किलो लीची दे दीजिए, और अच्छी देना, मेरे घर में आज सब लीची ही खाएंगे। रूषा, तू बोले तो मैं तुझे भी लीची दिला दूं, पैसों की कमी नहीं है। नहीं, लीची वाले के सामने दिखावा करके अपने पैसे खर्च करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। हम अपने आप खुद खरीद कर लीची खाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा मेरी माँ जी ने। अच्छा, फिर तो लगता है अगले जन्म में ही लीची खाओगे। तभी तीनों सास बहू घर में चली जाती हैं और सुशीला भी अपने घर जाकर लीची खाती है। शाम होती है कि गवर्नमेंट ऑफिसर बुलडोजर लेकर इलीगल प्रॉपर्टी पर आम लोगों के एक घर तोड़वा देते हैं। उसमें से एक घर उषा देवी का भी था, जिसके लिए वो सब घर से बाहर आकर लड़ने लगते हैं। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ऐसे कैसे हमारे घर को तोड़ रहे हैं? हटिए यहाँ से। हाँ हटिए, आप ऐसे नहीं कर सकते। हम ऐसा कर सकते हैं और हमारे पास ऑर्डर आया है। जिस जगह पर आपका घर बना है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी 2-3 पीढ़ी यहाँ कब से रह रही हैं। तुम लोगों के पास कानूनी कागजात हैं तो दिखा दो, वरना चुप रहो। तुम गरीब लोगों की यही दिक्कत होती है, हर जमीन को अपना बना लेंगे। चले लीची खाने, घर भी अपना नहीं है इनका तो। सुशीला हंसती है। गरीब परिवार के सामने उनके घर को तोड़ दिया जाता है। इतने में तीनों बेटे आते हैं और अपनी माँ को संभालते हैं। रहने के लिए सिर पर छत नहीं बची थी, जिसके बाद वो चलते हुए जंगल में आ जाते हैं और पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। भगवान, ये हम कहाँ आ गए? हमारे सर से छत गई, सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं इस जंगल में सुरक्षित रहेंगे भी या नहीं। कुछ खाने को तो है नहीं बच्चों, बेहतर होगा हम सो जाएं, कल सुबह देखते हैं। ये कहकर वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह तीनों उठकर काम पर चले जाते हैं। सास बहू पेट के गुड़गुड़ से परेशान होती हैं। माँ जी, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे पेट में चूहे नहीं, हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं। मेरे भी, और प्यास भी लग रही है। काश लीची मिल जाती जिससे भूख प्यास दोनों शांत हो जाती। तभी एक औरत टोकरी भरकर लीची ले जा रही होती है कि एक लीची का गुच्छा वहीं गिर जाता है, जिसे सास उठा लेती है। लगता है बहू भगवान ने हमारी सुन ली, लेकिन इसमें सिर्फ 7 लीची हैं जो हम सब एक एक खा लेंगे। सिर्फ एक? ठीक है माँ जी। उषा जैसे ही लीची तोड़ती है कि एक शेर वहां गुर्राते हुए आ जाता है। डर के कारण उषा के हाथ से लीची का गुच्छा पीछे के कुएं में जा गिरता है। तभी एक जंगली जानवर शेर की तरफ आता है, जिससे वो डर कर भाग जाता है। इसके बाद तीनों सास बहू की सांस में सांस आती है कि रेनू के सामने बंदर का बच्चा लीची खाने के लिए कुएं में कूद जाता है, जिससे वो तीनों परेशान हो जाती हैं। हे भगवान, ये कुआं तो बहुत गहरा है, अब लीची भी नहीं खा पाएंगे। हमें उस बंदर के बच्चे को बचाना है। बहुओं, ये बहुत हल्की रस्सी है, हमारे पास टाइम नहीं है। उस बंदर के बच्चे को बचा लो, खाने का जुगाड़ तो हम कहीं और से कर लेंगे। हाँ माँ जी। तब मनीषा कुएं में बाल्टी फेंककर बंदर के बच्चे को बाहर लाती है कि वो बंदर का बच्चा जादुई रोशनी में जलराज बन जाता है। आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपको ये लीची दे रहा हूँ। ये क्या है? हमें ये लीची नहीं खानी। तुम कोई मायावी हो।
मुझसे डरिए मत, ये आपकी एक परीक्षा थी जिसमें आप पास हो गई। आपको इतनी भूख लग रही थी, उसके बाद भी आपने लीची न लेकर मुझे बचाया। और ये कोई साधारण लीची नहीं है, ये जादुई 7 लीची है जिनका उपयोग आप किसी भी तरीके से कुछ भी पाने के लिए कर सकती हैं। अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर जलराज कुआं समेत गायब हो जाता है। तब रेनू, माँ जी ये जादुई लीची है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो भूख लग रही है, लीची खाने दो। अरे पागल है क्या बहू, सुना नहीं तूने? ये 7 जादुई लीची हैं। पहले हमें घर चाहिए, इसलिए हम इस जादुई लीची से वही मांगेंगे। प्यारी लीची, अच्छी लीची, मनचाही दे दो चीजी, यानी घर। तभी चमचमाती रोशनी में एक बड़ा सा लीची का घर आ जाता है, जिसके अंदर घुसते ही उन्हें बहुत ठंडक महसूस होती है। वाह, ये घर तो बहुत अच्छा है और इसके अंदर से लीची की खुशबू भी आ रही है। और लेकिन हम खा नहीं सकते, हमें भूख लग रही है। माँ जी दूसरी लीची का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, मुझे इस्तेमाल करना है, दीजिए माँ जी। प्यारी लीची, अच्छी लीची, मनचाही दे दो चीजी, यानी ढेर सारा बढ़िया बढ़िया खाना। तभी जादुई रोशनी में ढेर सारा बढ़िया बढ़िया खाना आ जाता है, जिसे सास बहू आराम से खाती हैं। वाह, ये तो ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम भी, शाही पनीर, मटर पुलाव, सब मजा आ गया। इतना सारा खाना है, उनके लिए भी बचा देंगे। सच में बहू अब जाकर तृप्ति हुई है, वरना जब से पेट में स्कूटर चल रहा था। खाना खाकर सब लीची के घर पर सो जाते हैं, लेकिन उठने पर उनकी कमर में दर्द होता है। बाप रे, यहाँ जमीन पर सोने में तो कमर अकड़ गई। मेरी भी माँ जी, यहाँ पर लीची का घर तो है, लेकिन लीची के घर में सामान नहीं है। एक जादुई लीची का इस्तेमाल कर लेते हैं और अब मैं करूँगी। प्यारी लीची, अच्छी लीची, मनचाही दे दो चीजी, यानी घर का सामान। तभी जादुई रोशनी में लीची के घर में लीची से बना घर का सामान आ जाता है, जहाँ अलग अलग बेड, डाइनिंग टेबल, किचन, अलमारी, सोफा इत्यादि होता है। वाह, हमारा लीची का घर तो और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। हर चीज लीची की है। अगली जादुई लीची का इस्तेमाल माँ जी मैं करूँगी। फिर उनके पति आ जाते हैं, जो ये सब देखकर बहुत हैरान थे, और उनकी पत्नी दिन में हुई पूरी कहानी को उन्हें सुना देती है। देखते ही देखते उनके 3 दिन अच्छे से गुजर जाते हैं। चौथे दिन प्रियंका जादुई लीची का इस्तेमाल करके लीची की साड़ी मांगती है, जिन्हें पहनकर चारों बहुत सुंदर लगती हैं। वाह माँ जी, मेरी ये जादुई लीची की साड़ी का कमाल कर गया। हम बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। चलिए उस घमंडी सुशीला आंटी के पास चलते हैं, उन्हें जलाते हैं। हाँ हाँ बहू चल। अपनी जादुई लीची को घर में सुरक्षित रखकर वो चारों सुशीला के पास पहुंच जाती हैं, जहां उनकी साड़ी देख आसपास की औरतें उन्हें घूरती रहती हैं। क्या हुआ, तुम सबकी आंखें फटी की फटी क्यों हैं? सुशीला तेरी भी। क्या बोल रही थी तू हमें कि हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा लीची खाने के लिए? अरे हम तो लीची की साड़ी पहन कर आए तेरे सामने। अब बोल, तू लीची की साड़ी पहन सकती है? नहीं माँ जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। सुशीला आंटी 100 जन्म भी ले लेंगी ना, तब भी लीची की साड़ी नहीं पहन पाएंगी। तभी सुशीला का मजाक उड़ाकर तीनों सास बहू घर आ जाती हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अब तक लीची नहीं खाई, तो एक लीची का इस्तेमाल करके वो ढेर सारी लीची मांग लेती हैं, जिसे वो खा लेती हैं। और शाम को उनकी चौखट पर एक गरीब औरत अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ा दहेज मांगती है कि सास जादुई लीची का इस्तेमाल करके उसे एक पोटली में कुछ गहने दे देती है। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए जो किया ना, मैं बयान नहीं कर सकती। अब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। मुझे खुशी है हम आपके काम आए। यह सुनकर वो औरत चली जाती है। 2 दिन बाद तीनों बेटों की नौकरी छूट जाती है, जिससे घर में सब उदास होते हैं। बेटा खाना खा लो। नहीं माँ, भूख नहीं है। अच्छा, आपको क्या खाना है बताओ, हमारे पास जादुई लीची है, उससे कुछ मंगवा देती हूँ। रेनू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये हमारे पास आखिरी 7वीं लीची है। 6 लीचियां हम बर्बाद कर चुके हैं। माँ जी, अब हमें इसका इस्तेमाल ऐसे करना है कि हम तीनों मेरे पति का कारोबार बन जाए। बिल्कुल ठीक बोला बहू, और मुझे पता है कि क्या करना है। प्यारी लीची, अच्छी लीची, मनचाही दे दो चीजी, यानी लीची का खेत और लीची का कारोबार। तभी जादुई रोशनी में एक बहुत बड़ी लीची की फैक्ट्री होती है, तो दूसरी तरफ लीची का बगीचा होता है, जहाँ ढेर सारी लीचियां ही लीचियां होती हैं। बाप रे बाप, माँ मैं तो सोच भी नहीं सकता था आपका दिमाग इतना तेज चलता है। अब तो हम लीची का बड़ा व्यापार कर सकते हैं, इसे मार्केट दुकान में भी बेचेंगे और इस फैक्ट्री में लीची की कोल्ड ड्रिंक और टॉफी बनाकर बेचेंगे। हाँ मेरे बच्चों। इस तरह गर्मी के मौसम में तीनों भाई खेत और कारोबार में इतनी मेहनत करते हैं कि 8 महीने बाद उनके नाम की लीची की टॉफी, लीची की कोल्ड ड्रिंक और लीची मार्केट में बिकती है, जिससे कि वो अपने लिए एक बड़ा बंगला भी ले लेते हैं। लेकिन लीची का घर हमेशा उनके पास रहता है, जहां वो अक्सर गर्मियों में पिकनिक के लिए जाया करते हैं। गर्मियों के वेकेशन में अमीर वर्सेस गरीब बहू का खाना। ओह गॉड, कितनी गर्मी है। फाइनली मैंने थोड़ी बहुत तो शॉपिंग कर ली। आखिर हमें वेकेशन पर जो जाना है। अरे मोहिनी, क्या कर रही हो? इतनी गर्मी में भी सफाई कर रही हो? अरे कम से कम घर के अंदर बैठ जाओ, कहीं धूप से पिघल ना जाओ।
अब पिघलने की वजह से दीदी घर में तो नहीं बैठ सकती। आखिर घर की साफ सफाई भी करनी जरूरी है। आप तो करती नहीं हैं, रोज हर 2 दिन में शॉपिंग करने जाती हैं। मेरा ऐसा नहीं है ना, तुम्हारा ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे हैं तो मैं हर दिन 2 दिन में शॉपिंग करने चली जाती हूँ। और इस बार तो हम समर वेकेशंस में गोवा जा रहे हैं। वहाँ का खाना पीना पार्टी वगैरह सब बहुत अच्छा होता है। तुम तो अफोर्ड नहीं कर सकती। वैसे तुम पिछली बार कहाँ गई थी? नहीं, तुम तो हमेशा की तरह अपनी वेकेशन झोपड़ी में ही मनाती हो। लेकिन हम भी एक दिन वेकेशन पर जरूर जाएंगे। रहने दो, मेरे सामने बोलने के लिए तुम ये सब कह रही हो। असल में तुम्हारे जेब में अठन्नी नहीं है। फिर भी मैं तो यही कहती हूँ, अपनी छोटी सी बच्ची की परवाह करो। उसे तो गर्मी की छुट्टियों में घर में मत सड़ाओ, वेकेशंस पर ले जाओ। अच्छा, मुझे जाना है। टिंकू, टिंकू बेटा, देख मैं तेरे लिए कॉकटेल और बर्गर लाई हूँ। शीतल जानबूझकर मोहिनी को चिढ़ाकर घर में चली जाती है, जहां उसका बेटा कॉकटेल और बर्गर एक साथ खाता पीता है। तभी मोहिनी की बेटी अपनी खिड़की से उसे खाता हुआ देख कहती है, ओए टिंकू, तू ये क्या खा रहा है? मुझे भी बता, मैं अपनी मम्मी से मंगवाऊंगी। अरे तेरे बस की बात नहीं है, अपनी मम्मी से मंगवाना है, बहुत महंगा है। मेरी मम्मी मॉल से लाई है। इट्स सो टेस्टी। वैसे मेरी मम्मी ने गोवा की ट्रिप प्लान की है, जहाँ बहुत मस्ती करेंगे हम। इस बार तो स्विमिंग पूल वाली जगह पर जा रहे हैं। तू देखना, इस बार मैं भी वेकेशंस पर जाऊंगी और गोवा ही जाऊंगी और वहाँ आकर तुझे हाय हेलो भी करूंगी, समझा टिंकू? हाँ, मुझे पता है तू मेरे सपने में आकर वेकेशंस पर जाएगी, वहीं बाय करेगी मुझे। तुम गरीब लोगों का सब कुछ पता है, मुझे मत सिखा। टिंकू, तू बहुत गंदा है, कट्टी। तभी तन्वी रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। क्या हुआ तन्वी, तू रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ मेरी तन्वी गुड़िया को? आइसक्रीम चाहिए? नहीं दादी, टिंकू मुझे चिढ़ा रहा है। एक तो वो अच्छे वाले बर्गर खा रहा था, मुझे भी वैसा खाना है। और इसकी फैमिली इस बार उसको गोवा के वेकेशन पर ले जाएगी। माँ, मुझे भी गर्मी की छुट्टियों में यहाँ पर नहीं रहना, मुझे भी वेकेशन पर जाना है, मुझे भी घूमी घूमी करनी है। ओहो, ये सामने वाला टिंकू मेरी पोती को चढ़ाता है। छोड़िए ना पापा जी, उन लोगों पर पैसा है तो इसीलिए शो ऑफ करते रहते हैं और मेरी बेटी का दिल जलाते रहते हैं। माँ, पापा को बोलो इस बार हम भी गोवा पर जाएंगे और इनको दिखाएंगे कि हम भी घूम सकते हैं। वो मेरे को घर ही बोल रहा था। ठीक है बेटा, मैं पापा से बोल देती हूँ, शायद इस बार हम गोवा पर जाएं। ये अब तब मैं भी गोवा जाऊंगी, अब तब मैं भी वेकेशंस पर जाऊंगी। बल्ले बल्ले। तन्वी यही बताने के लिए टिंकू को बाहर चढ़ाती है। तूने तन्वी से झूठ क्यों बोला? गोवा बहुत दूर है, वहाँ जाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर उसे पता लगा हम वहाँ नहीं जा पाएंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। माँ जी, उसका दिल ना टूटे इसीलिए मैंने उसे दिलासा दे दिया। मेरी भी मजबूरी है। खैर आप ये सब छोड़िए, खाना खा लीजिए। तन्वी बेटा, घर में आ जा। तब मोहिनी की आवाज सुनकर तन्वी घर आ जाती है, जहाँ सब मिलकर दाल रोटी खाते हैं। शाम को मजदूरी से अमन भी आ जाता है। तब अजी, वो सामने वाली अमीर पड़ोसन हमेशा वेकेशंस पर कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाती है। आप हमें कभी भी कहीं नहीं ले जाते, लेकिन इस बार मेरी बेटी और मेरा हम सबका बहुत मन है कहीं ना कहीं बाहर जाने का और तन्वी गोवा जाने की जिद कर रही है। अब आप पैसों का इंतजाम कर लो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार मैंने भी सोच रखा है, अपने परिवार को वेकेशन पर गोवा घूमने जरूर ले जाऊंगा। इसलिए 6 महीने से पैसे जोड़ रखे थे। कुछ पैसों की जरूरत है, मालिक से एडवांस ले लूंगा। सच में? इसका मतलब हम गोवा वेकेशन पर जा रहे हैं? हाँ मोहिनी, हाँ, लेकिन वहाँ पर हम सबके आने जाने में बहुत पैसे लग जाएंगे और वहाँ का खाने का खर्चा भी ज्यादा है। इसलिए हो सके तो घर का ही सामान खाने पीने का ले चलना, जिससे कम बजट बने। आप उस चीज की टेंशन मत लीजिए, खाने का जुगाड़ तो मैं कर लूंगी। बस आप मुझे 300 से 400 रुपए दे दीजिए ताकि अपनी बेटी के लिए 1-2 फ्रॉक और चश्मा ले आऊं। और मैं मैदा पापड़ ले आती हूँ, उससे कुछ मट्ठी नमक पारे बना दूंगी और हम बाहर लेकर चलेंगे। और मम्मी मुझे कपड़े? हाँ बेटा, दिलाऊंगी ना। हम सारा सामान कल लेने चलेंगे। अगले दिन बहू दुकान से मट्ठी और नमक के पारे बनाने का सामान खरीद लाती है, जिसे सास बहू मिलकर बनाकर तैयार कर लेते हैं। माँ जी, हमें इतनी सारी मट्ठी और नमक पारे हो जाएंगे ना? हम ये ट्रेन में बैठकर भी खा लेंगे, सुबह चाय नाश्ते में भी, और वैसे भी खाने के टाइम भी तूने चटनी बना ली है। बस माँ जी, वही हरी पुदीने की और सोट की चटनी तैयार करके डिब्बे में रख लूंगी और शाम को तन्वी को कपड़े दिलाने ले जाऊंगी। आपके लिए भी एक टोपी ले आऊंगी। अरे बहू, मुझे अच्छे से पता है अमन पर इतने पैसे नहीं है। तुझे जो भी लाना है बस मेरी पोती को ला कर दे दे। हम सब तो जा रहे हैं, इसी में ही खुश हैं। जी माँ जी।
और बहू थोड़ा सा अनारदाना और पेट साफ करने वाला चूरन रख लेना और कुछ दवाइयाँ भी। अगर रास्ते में कुछ हुआ तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अरे पापा जी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो काम तो मैं सबसे पहले करूंगी। तब मोहिनी अलग अलग पुदीने और सौंठ की चटनी तैयार करके रख लेती है और सबका अलग अलग बैग भी बना लेती है। फिर अपनी बेटी को बाजार ले जाती है, जहां से कुछ खीरे, ककड़ी, नमकीन, दही खरीद लेती है। फिर बेटी को फ्रॉक, चश्मा और सैंडल दिलाकर घर आ जाती है। तभी शीतल और शॉपिंग करके आती है। क्या बात है मोहिनी, तुम अपनी बेटी को शॉपिंग करवा कर ला रही हो? सस्ती ही सही, चलो कुछ तो दिलाया। लेकिन मुझे देखो, मैंने वेकेशन पर जाने के लिए अपने लिए सैंडल, वन पीस ड्रेस, मेकअप का सामान, हेयर स्ट्रेटनर, ये सब खरीदा और अपने बेटे, पति और माँ जी के लिए भी कपड़े लाई हूँ। अच्छी बात है शीतल, वैसे मैंने तुमसे पूछा नहीं था कि तुम क्या क्या खरीद कर लाई हो, फिर भी मैंने सुन लिया। तुम इतना इतरा क्यों रही हो? कहीं घूमने जा रही हो? बिल्कुल, मैं भी अपने परिवार के साथ समर वेकेशन की छुट्टी मनाने जा रही हूँ। ये सुन शीतल का मुंह बन जाता है और वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन की फ्लाइट से अमीर बहू का परिवार गोवा पहुंच जाता है, जबकि गरीब बहू के परिवार वाले ट्रेन से 2 दिन का सफर करके गोवा पहुंचते हैं। इत्तेफाक से गरीब परिवार वाले सस्ते होटल के एक कमरे में रुकते हैं, जबकि सामने वाला अमीर होटल अमीर बहू का होता है। वो सब लोग गोवा के बीच पर पानी में स्विमिंग करने जाते हैं। तभी तन्वी ने मिट्टी का कैसल बनाया होता है, जो टिंकू जाकर तोड़ देता है। मेरा कैसल टूट गया। ये किसने किया? किसकी बॉल है? टिंकू, तू भी यहीं पर आया है? मैंने तो पहले ही बोला था कि मैं यहाँ पर आऊंगा। तूने चीटिंग की ना मेरी यहाँ आकर। अच्छा हुआ तेरा कैसल टूट गया। ला मेरी बॉल दे। तभी तन्वी गुस्से में टिंकू की बॉल पानी में फेंक देती है और उस बॉल को मोहिनी लाकर देती है। तन्वी बेटा, ऐसा नहीं करते। हो तुम लोगों की इतनी हैसियत होगी कि गोवा वेकेशन पर आ गए। अच्छी बात है, लेकिन हमारे जितना एक्सपेंसिव खाना नहीं खा पाओगे, तुम्हारे बजट में नहीं है। शीतल बहू, आजा, होटल के स्टाफ बुला रहे हैं लंच के लिए। ओह वाओ, हमने जो टोफू, एवोकाडो सैंडविच, कोकम शरबत और यहाँ की स्पेशल थाली, वो सब खाएंगे। शीतल मोहिनी को चढ़ाकर वहाँ से चली जाती है, तो गरीब परिवार भी अपने लाए हुए चीज को कमरे में जाकर खाता है। वाह बहू, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ बहू, यहाँ कितनी ठंडी हवा चल रही है, मजा आ गया गोवा बीच पर नहाकर। अच्छा हुआ मोहिनी तुमने खाने के पैसे बचा लिए। मैंने मेन्यू देखा था, यहाँ बहुत महंगा सामान है। मम्मा खाने को दो ना। ले बेटा, 2 दिन का खाना है, 2 दिन बाद हम यहाँ से घर जाएंगे। वहीं अमीर फैमिली भी एक्सपेंसिव खाना खाकर एंजॉय करती है। शाम को दोनों परिवार गोवा बीच पर जाते हैं। वहाँ के लोग तबला बजाकर आदिवासी वाला डांस कर रहे थे, जहाँ दोनों बच्चे भी डांस करने लगते हैं। रात को गरीब परिवार को गर्मी लगती है, तो वो बीच पर ठंडी हवा में सोते हैं, जबकि अमीर परिवार एसी वाले कमरे में सोता है। अगले दिन अमीर गरीब दोनों बहू के परिवार वाले गोवा बीच पर पानी में नहाकर एक दूसरे पर छींटे डालकर बहुत मजे करते हैं। वहीं अमीर परिवार नारियल पानी पीकर चश्मा टोपी लगाए इतरा रहे होते हैं, तो अमन भी फिशिंग करके 4 मछली ले आता है, जिसे मोहिनी भून देती है। माँ, मुझे भी नारियल पानी पीना है। बेटा तू खीरा खा, इसका स्वाद भी नारियल पानी जैसा लगेगा। मैंने इस पर नमक भी लगाया है। मछली चावल खाएंगे। ठीक है माँ। वहीं शीतल के परिवार ने खाना ऑर्डर किया था, वो मिलता ही नहीं है। तभी भूख से टिंकू बेहोश हो जाता है। मोहिनी वहाँ मछली चावल लेकर खाना पूछने आती है कि अहंकार के चक्कर में शीतल मना कर देती है। तभी हे भगवान, लगता है मेरा बच्चा भूख से बेहोश हो गया। मैं क्या करूँ, कहाँ से खाना लाऊं? बहू तो कितनी घमंडी है। हमारे पड़ोसी हमारे टिंकू को खाना दे रहे थे, तो तूने खाने क्यों नहीं दिया? उसकी भी तुझे फिक्र नहीं है। तब मोहिनी आकर टिंकू पर पानी छिड़कती है। वो होश में आता है और मोहिनी अपने हाथ से मछली चावल खिलाती है, जिससे उसे बेहतर लगता है। आंटी, अब मेरा पेट भर गया, थैंक यू। मुझे बहुत देर से भूख लग रही थी। शीतल, अपने घमंड को साइड में रखकर अगर तुम अपने बेटे को देख लेती तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। हम गरीब ही सही घर से खाना लाए हैं। तुम्हारे इतने पैसे होने के बावजूद भी तुम अपने बच्चे को देख नहीं पाई। इतनी शॉपिंग करने से अच्छा था कुछ खाने का सामान रखकर ले आती तो बेहतर होता। मुझसे गलती हो गई मोहिनी, मुझे माफ कर दो। और टिंकू को खाना खिलाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब हम सब साथ में वेकेशंस मनाएंगे। अगले दिन दोनों फैमिली साथ में वेकेशन एंजॉय करते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। नदी किनारे ठंडी हवा में चूल्हे पर बैठकर सिर पर पल्लू करके अमृता खाना बना रही है। तभी उसकी सास आती है। बहू, अभी तक खाना नहीं बना क्या? हाँ माँ जी, बन गया। बस ये आखिरी रोटी सेकनी रह गई है। आप लोग आ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। सारा परिवार चूल्हे के बगल में थाली लेकर बैठता है। अमृता सबको खाना परोसती है। वाह भाई, नदी के सामने ठंडी ठंडी हवा में खाने का अलग ही स्वाद आ रहा है। सभी के खाना खा लेने के बाद अमृता नदी के सामने सभी झूठे बर्तनों को धो रही होती है। तभी सुमित्रा वहां आकर,
बहू तू अकेले परेशान हो जाती है ना सारा काम संभालते संभालते, पर अब तू चिंता मत कर, मैंने अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देख ली है। अब जल्दी ही तेरा साथ देने इस घर में तेरी देवरानी आने वाली है। अच्छा माँ जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और सुमित्रा अपने छोटे बेटे की शादी नताशा नाम की एक सुंदर लड़की से करवा देती है। OMG, मेरे ससुराल के घर के सामने इतनी सुंदर नदी है, कितना अच्छा नजारा है। बहू कहाँ खो गई तुम? गृह प्रवेश की रस्म हो गई, घर के अंदर आओ। जी जी माँ जी। अगले दिन सुबह नताशा अपनी पहली रसोई करने के लिए घर में चारों तरफ रसोई ढूंढ रही होती है। कमाल है, पूरा घर घूम लिया पर बेडरूम हॉल के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आखिर ये रसोई है कहाँ? अरे नताशा, यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें अपनी पहली रसोई का खाना नहीं बनाना? जेठानी जी, खाना तो तब बनाऊंगी ना जब कमबख्त ये रसोई दिखेगी मुझे। ये रसोई है कहाँ? अच्छा रसोई, चलो मैं दिखाती हूँ रसोई कहाँ है। अमृता नताशा को लेकर घर के बाहर आती है, जहाँ घर के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा, कुछ मसाले के डिब्बे और सिलबट्टा और बाकी सामान था। ये देखो नताशा, इस नदी के सामने हमारे घर की रसोई। अरे यहाँ इस नदी के पास रसोई? पर रसोई तो घर के अंदर होती है ना? हाँ होती तो घर के अंदर ही है, पर हमारे घर की रसोई घर के बाहर है। अब नताशा घर के बाहर नदी के सामने बनी रसोई में खाना बनाने लगती है। तभी अचानक नदी की लहरें तेज हो जाती है और पानी की लहर नताशा की रसोई की तरफ आती है, जिससे नताशा और नताशा का खाना पूरी तरीके से गीला हो जाता है। सत्यानाश, इतनी गर्मी में इतनी मेहनत से मैंने अपनी पहली रसोई का खाना बनाया और नदी की लहरों ने एक झटके में सब पर पानी फेर दिया। जेठानी जी कहाँ हैं आप? बाहर आइए। हाँ नताशा, कहो क्या हुआ? होगा क्या जेठानी जी, आप लोगों ने जो ये गंवारों की तरह घर के बाहर नदी के सामने जो ये रसोई बना रखी है ना, इसकी वजह से आज मेरा पहली रसोई का खाना खराब हो गया। इतनी मेहनत से मैंने मीठे में गाजर का हलवा बनाया था, सब सत्यानाश हो गया। अब मैं अपनी पहली रसोई के खाने में सबको मीठे में क्या खिलाऊंगी? अच्छा ठीक है, तुम धीरज रखो, घबराओ मत। माँ जी अभी घर में नहीं है, चलो पड़ोस के घर से गाजर मांग कर ले आते हैं। अमृता नताशा को लेकर अपने पड़ोसी मॉडर्न परिवार के घर में आती है। शीतल बहन, वो मुझे जरा कुछ गाजर की जरूरत थी, क्या तुम्हारे पास मिल जाएंगे? हाँ क्यों नहीं, आओ रसोई में, मैं दे देती हूँ। अमृता और नताशा शीतल की रसोई में जाती हैं। रसोई में आते ही उन्हें ठंडक का एहसास होता है, जो AC की होती है, जिसे देख नताशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाप रे, तुम्हारी रसोई कितनी मॉडर्न है, तुमने अपनी रसोई में AC भी लगा रखा है। कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है रसोई में, और इस तरफ तो डाइनिंग टेबल भी है, यहाँ पर भी AC की कितनी ठंडी ठंडी हवा आती होगी। हाँ नताशा, सही कहा। शीतल, तुम्हारी रसोई सचमुच बहुत अच्छी है। वैसे अब हमें चलना चाहिए नताशा, अगर माँ जी हमसे पहले आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये लो, ये रहे तुम्हारे गाजर, और किसी चीज की जरूरत हो तो आती रहना। देखा जेठानी जी, उसे कहते हैं रसोई। एक मॉडर्न और अच्छी रसोई वैसी होती है जैसे शीतल की है, और एक हमारी रसोई है गंवारों की तरह नदी के पास, वो भी खुले में। ऐसा मत बोलो नताशा, इस रसोई में माँ जी ने भी खाना बनाया है और मैं भी बनाती आ रही थी। ये नदी की लहरें तो बस कभी कभी आती हैं, वैसे हमारी रसोई बहुत अच्छी है। अब नताशा गाजर लेकर गाजर का हलवा बनाती है और अन्य व्यंजनों के साथ गाजर का हलवा वो अपने ससुराल वालों को परोसती है। सभी लोग घर के बाहर नदी के पास जमीन पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी नदी से गंदी गंदी बदबुओं के साथ मक्खियां उनके खाने में भिनकने लगती हैं और अंकुश नाक बंद करके कहता है, कितनी गंदी बदबू और इतनी सारी मक्खियां कहाँ से आ गई अचानक? अमृता, कुछ करो। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी हाथ पंखे से पंखा करती हूँ। अब जहाँ अमृता और नताशा गर्मी में पंखा करके अपने पूरे परिवार को खाना खिला रही थी, वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न बहू अपने मॉडर्न रसोई में AC की ठंडी हवा में पूरे परिवार के साथ खाना खा रही थी। वाह भाई शीतल, इतनी गर्मी में तुम्हारे हाथ के लजीज पकवान AC की ठंडी ठंडी हवा में खाकर तो मजा ही आ जाता है। मजा तो आएगा ही, क्योंकि हमारी बहू जितनी मॉडर्न है उतना ही मॉडर्न मैंने उसके लिए उसकी रसोई भी बनवा रखी है। इसी तरह एक सुबह कूलर की हवा में बैठी सास कहती है, ये घर में से इतनी गंदी गोबर की बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं माँ जी, ये बदबू कहाँ से आ रही हो कि मैंने तो सुबह ही घर की अच्छे तरीके से सफाई की है। जेठानी जी, चलिए एक बार घर के बाहर बनी रसोई में भी देख लेते हैं। नताशा और अमृता घर के बाहर आती हैं, जहाँ गाय खड़ी होकर उनके चूल्हे के सामने गोबर कर रही होती है। हट 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 हट, यहाँ से दूर हो, सारी रसोई गंदी कर दी। गाय तो चली गई, रुको नताशा, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ, फिर झाड़ू से इस गोबर को साफ करूंगी। नताशा नदी से बाल्टी में पानी लेकर आती है और फिर झाड़ू से सभी गोबर को साफ करने लगती है।
अमृता, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि रसोई अंदर बनवा लो, ऐसा कब तक सहोगी? शीतल दीदी, आप ही समझाओ इन्हें। देख लिया जेठानी जी, ये गंवारों जैसी रसोई होने के कारण आपको यहाँ गाय का गोबर भी साफ करना पड़ रहा है। शीतल, तुम्हें सब तो पता है, और तुम भी ना नताशा, फालतू में इतनी परेशान हो जाती हो। देखो 2 मिनट लगे और मैंने झाड़ू से पूरी रसोई साफ कर दी। चलो अब यहाँ बैठकर खाना बना लो। अब नताशा कड़ी धूप में खाना बनाकर पूरे परिवार को खिलाती है, जिसके बाद पूरा परिवार निश्चिंत होकर घर में आराम करने लगता है। तभी बाहर तेज तेज आंधी तूफान आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से घर के बाहर बनी रसोई पूरी तरीके से गीली हो जाती है। मिट्टी का चूल्हा टूट जाता है, लकड़ियां पानी में गीली हो जाती है। आंधी तूफान बारिश की आवाज सुनकर अमृता और नताशा बाहर आती है। हे भगवान, हमारी तो पूरी रसोई पानी में भीग चुकी है। माँ जी, हाँ जी, बाहर आइए। पूरा परिवार घर के बाहर आता है। हाँ जी, ये देखिए, आंधी तूफान और बारिश की वजह से हमारे घर के बाहर बनी ये रसोई पूरे तरीके से खराब हो चुकी है। चूल्हा टूट चुका है और बारिश के पानी में लकड़ियां भी गीली हो चुकी हैं। अरे, अभी तो थोड़ी देर पहले मौसम एकदम ठीक था, ये अचानक से मौसम से खराब हो गया और हमारी तो सारी रसोई गीली हो चुकी है। अब घर के बाहर रसोई है तो रसोई तो गीली ही होगी ना। वैसे माँ जी, हम एक काम क्यों नहीं करते? हमारी जो ये रसोई है घर के बाहर, ऐसे घर के अंदर क्यों नहीं बनवा लेते? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, रसोई घर के अंदर नहीं बन सकती। शुरू से रसोई घर के बाहर है और बाहर ही रहेगी। हाँ, माँ सही कह रही है, और मैं जल्दी दूसरी लकड़ी और मिट्टी का बंदोबस्त कर देता हूँ। अब जहाँ गर्मी में गंवार बहू आंधी तूफान में अपनी बिखरी रसोई को देखकर परेशान हो रही थी, वहीं मॉडर्न बहू अपनी एसी रसोई में गर्मा गर्म पकौड़े तल रही थी। बाहर बारिश का कितना सुहाना मौसम हो रहा है। अच्छा हुआ मैंने ये गर्मा गर्म आलू गोभी पनीर के पकौड़े बना लिए। अब पूरी फैमिली के साथ एसी की ठंडी ठंडी हवा में पकौड़े खाते हुए बारिश के मजे लूंगी। शीतल मौसम के मजे ले रही थी, वहीं अपनी सास के कड़वे शब्द सुनकर नताशा को एहसास हो जाता है कि क्यों आज तक उसकी जेठानी चुप थी। अब नताशा भी अपनी जेठानी की तरह शांत हो जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती। इसी तरह एक दिन दोनों देवरानी जेठानी कड़ी धूप में चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती हैं। पता है जेठानी जी, मेरा सपना था कि शादी के बाद मुझे एक सुंदर सा घर मिलेगा जिसमें सुंदर सी रसोई होगी और वहां पर मैं स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान व्यंजन बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाऊंगी। लेकिन यहाँ पर तो रसोई मानो जैसे कोई एक सजा बन गई है। देवरानी जी, मेरी भी आंखों में आपकी तरह ही सपने थे, पर जब यहाँ आई तो वैसा कुछ भी नहीं था जैसा सोचा था। लेकिन अब तो बस एक यही सपना है कि एक बार बस धूप की किरणों से बचकर छांव में घर के अंदर बैठकर बस एक बार खाना बना लूं। बोलते बोलते दोनों ही देवरानी जेठानी की आंखें नम हो जाती और ये सब कुछ दूर खड़ी सुमित्रा देख रही थी। बहू को चुपके आंसू पोंछते हुए देखकर सास की आंखें भर आती हैं। उसे याद आता है कि कैसे वो भी एक जमाने में ताने सुनती थी और आज वो गलती दोबारा हो रही है, पर वो कुछ नहीं कहती। उस दिन अगली सुबह धूप में जब वो दोनों देवरानी जेठानी को खाना बनाते देखती है जहां वो आंसू पोंछ रही थी, दोनों तभी सास कहती हैं, माँ जी आप यहाँ, मैं तो ला ही रही थी खाना। तभी सुमित्रा अपनी बहू का हाथ पकड़कर, कब तक अपनी भीगी आंखों से मुझसे छुपाती रहोगी? आज मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम दोनों ने हमारे घर की मान मर्यादा और सदियों से चलती आ रही परंपरा को निभाते हुए ना जाने कितनी तकलीफों का सामना किया है। कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बारिश, कभी नदियों की लहरें। इन सब से लड़ती हुई तुमने मेरे मान मर्यादा को बचाए रखा। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम दोनों के लिए कुछ करूं। इसलिए 1 हफ्ते बाद अब तुम इस खुली रसोई में खाना नहीं बनाओगी। शीतल और उसकी सास आते हुए, आखिरकार आपको अपनी बहुओं का दुख दिख ही गया आंटी जी। हाँ, देर आए दुरुस्त आए। अब सुमित्रा के कहने पर सुमित्रा के दोनों बेटे घर के अंदर एक सुंदर सी रसोई बनाते हैं और साथ ही उस रसोई में एक छोटा एसी भी लगवाते हैं ताकि दोनों बहुओं को खाना बनाने के टाइम गर्मी का एहसास न हो। देखो नताशा, अब हमारी भी रसोई घर के अंदर हो गई है और एसी भी है जिसकी ठंडी ठंडी हवा में खाना बनाने में हमें अब गर्मी भी नहीं लगेगी। हाँ जेठानी जी, सही कहा आपने। और अब आंधी तूफान बारिश की वजह से हमारा खाना खराब भी नहीं होगा।